परचून दुकानदार पर पड़ोसी ने बोला जानलेवा हमला किया। लहूलुहान दबंग ने परचून दुकानदार के ऊपर नल पर पानी भरते हुए समय बोला रॉड से हमला। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को परिजनों ने आनन फानन कायमगंज सीएचसी में कराया भर्ती। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए किया रेफर। जिला अस्पताल लोहिया में उपचार के दौरान परचून दुकानदार ने तोड़ा दम। डॉक्टर ने अधेड़ जवाहर लाल को मृत कर दिया घोषित। ग्राम पितौर निवासी मृतक जवाहर लाल के पुत्र ने पड़ोसी पर मारपीट कर मौत के घाट उतारने का लगाया आरोप। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम पितौर का मामला। पिताजी का क्या नाम है? जवाहरलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पितौरा। कैसे चोट लगी आपके पापा के? पिताजी पानी भरने गए थे और पड़ोसी राम लड़े थे उसे राड से मारा। कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? कोई पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पड़ोसी हैं। वो एक मारपीट के मामले में लोग लाए गए थे, क्या नाम था और उनकी क्या स्थिति हुई? एक पेशेंट आया था, उसका नाम जवाहर था, 45 साल का था। उसको बहुत ज़्यादा इंजरी लगी थी, उसके सर में बहुत चोट थी, रकून आई थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, कानून से बहुत ज़्यादा खून निकला। उसको हम लोग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन सीवियर ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो घर वालों के हिसाब से क्या लग रहा था सर? क्या बताया घर वालों ने, कैसे चोट लगी? उन्होंने ये बताया कि उसको बहुत तुम्हारे कितनी है उसकी वजह से और उसकी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति पर विभाग द्वारा किए कार्यों की पड़ताल। जालौन के भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट पर जांच के आदेश। डीएम जालौन चांदी सिंह ने 4 जांच का कमेटियां बनाकर दिए जांच के आदेश। पिछले 6 सालों में कराए गए कामों का ब्यौरा नहीं दे सके थे अधिकारी। बंधा योजना, बकरी पालन, चेक डैम, तालाब योजना में पाई गई अनियमितताएं, बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी जांच के आदेश। क्या पूरा मामला है? कितनी योजनाओं की जांच हुई? जो भूमि संरक्षण विभाग की योजनाएं चल रही हैं, जैसे खेत तालाब योजना है, NMSA है और एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की योजना है जिसमें बंदियाँ बनाती हैं। इन सभी योजनाओं में कुछ हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमने ये देखा है कि 2016 से जो भी काम स्वीकृत हुए हैं उसमें कोई भी सत्यापन नहीं हुआ है और कोई भी पुष्टि ठीक से नहीं की गई थी। तो इसी को देखने के लिए, सारी कार्यों की जांच कराने के लिए हमने अलग अलग टीम इकाईवार बनाई है और 2016 से जो भी अभी तक काम हुए हैं, जो भी भुगतान हुए हैं, उनकी ये सभी टीमें इकाईवार जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगी। कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी आपको? शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं का संज्ञान लेते हुए हमने ये किया है। और जो हाल ही में भूमि संरक्षण विभाग की बैठक थी जिसमें हमें नई योजनाओं का सत्यापन अनुमोदन करना था और पुरानी योजनाओं की पुष्टि करनी थी, उसमें यही संज्ञान में लाया गया कि उसमें कोई भी सत्यापन ठीक से मौके पे नहीं पाया गया है। तो सारे रिकॉर्ड्स को अभी हमने मंगाया है और जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी को माना नेताजी ने अपना घर। नुक्कड़ सभाओं के दौरान सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने मैनपुरी जनपद को अपना घर माना है और मैनपुरी की जनता को अपना परिवार माना है। इसलिए मैनपुरी के भाइयों और बहनों एवं माताएं अपना एक एक मत समाजवादी पार्टी को देने का काम करें। एकल चुनाव के चलते शासन प्रशासन शक्ति करेगा। उन्होंने मौजूद माताओं बहनों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र की मौजूद महिला मतदाता के साथ शासन प्रशासन सख्ती नहीं कर पाएगा, इसलिए धर्म घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अपना एक एक वोट समय निकाल कर डालने का काम करेंगे, क्योंकि पुरुष मतदाताओं के साथ शासन और प्रशासन सख्ती करने का काम करेगा। भारतीय जनता निर्मित करने का करती है काम। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भड़काने पर ना आ जाना, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का मन चंचल होता है और भारतीय जनता पार्टी के बहकाने में आ जाता है। इसलिए अपने मन को ना भ्रमित होने दें और समाजवादी पार्टी को अपना मत दें। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। और जो सम्मान यहाँ के लोगों ने नेताजी को दिया है और नेताजी धरती पत्र खिलाए हैं यहाँ से,
और वही सम्मान अब हम लोगों को देना है हमारे श्रद्धेय नेताजी को 5 तारीख को। जैसे कि मैं पहले ही भी बोल चुकी हूँ, ये आपका चुनाव है, क्योंकि आप सभी नेताजी का परिवार है। उनका परिवार हमारे तक सीमित नहीं है। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी जानते हैं कैसी किन भावनाओं से नेताजी क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए थे, और सबके पास अपने अपने किस्से हैं, कहानियां हैं, और नेताजी के जाने के बाद भी वो हम सभी के हृदय में हम सदा सदा बसे रहेंगे। टीम जीवनदाता और लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो के सहयोग से और मोटिवेट किए जाने के बाद लोक सेवा कार्यों में आगे आने लगे हैं। गुरुवार को सुरेश चंद्र भंडारी इंटरनेशनल हेल्थ वेलफेयर कोच के जन्मदिन के अवसर पर लायंस क्लब कोटा टेक्नो द्वारा जहां सामाजिक सेवा के कार्य किए गए, वहीं सभी मित्र व परिजनों ने रक्तदान किया। भंडारी के साथ आए सहयोगियों से भी उपहार के रूप में रक्तदान करने की अपील की गई और कई लोगों ने उन्हें स्वीकार करते हुए रक्तदान किया। टीम जीवनदाता के संयोजक व लायंस क्लब के रीजन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने बताया कि लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेट किया जाए तो वह सेवा कार्य के लिए आगे आते हैं। रक्त की कमी लगातार चल रही है, ऐसे में लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। दिनांक 23 को सायं करीबन 6 बजे सहसपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बालूवाला में एक मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। जिस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष सहसपुर ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। घटना के संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर घटनास्थल का उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में मृतक गुमान सिंह की बहन पुष्पा देवी ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने भाई की हत्या करने के संबंध में प्रार्थना पत्र सहसपुर पर दिया, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग के सफल अनावरण हेतु पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक देहरादून के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी विकास नगर के निकट पर्यवेक्षण में घटना के अनावरण हेतु थानाध्यक्ष सहसपुर द्वारा टीमें गठित की गई। बता दें कि पूछताछ में मृतक की पत्नी आशा द्वारा बताया गया कि मेरा अपने पति मृतक गुमान सिंह से वर्ष 2013 में तलाक था तथा मेरे बच्चे मेरे पति के पास ही थे, लेकिन मेरा लगातार संपत्ति को बेचकर अपने ऐशो आराम का खर्च कर रहा था। हाल ही में मेरे पति द्वारा बालूवाला में अपना मकान भी विक्रय किया गया, जिसकी कुछ धनराशि मेरे पति ने प्राप्त कर ली थी, जिसको मेरे पति ने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर रहे थे। मुझे तथा मेरे बच्चों को मांगने पर कुछ नहीं दिया, वह मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात रणजीत नेगी सिंह से हो गई, जिससे मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध हो गए थे। मैंने अपने पति के बारे में चर्चा की और अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और मेरे पति द्वारा अपने पति को बालूवाला स्थित पर बुलाया गया, जहां मेरे द्वारा अपने पति को खाने में नींद की गोली दी गई। जब वह सो गया तो उसे हमने एक रस्सी से उसका गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसका मोबाइल फ़ोन घटनास्थल से लेकर चले गए थे। और क्या अभी तक इसमें कुछ आरोप है? इसमें एक कल सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है गुमान सिंह यादव है, उसका एक मर्डर हुआ था। सूचना मिली थी पुलिस को, मौके पर जाकर के हम लोगों ने हमारे पुलिस ने वहाँ जाकर के काम किया है और उसमें बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है, जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह नेगी, ये टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, बिमाड़ गांव का। तो वो इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इन्होंने ये किया कि दोनों लोगों ने मृतक के साथ शराब पी करके उसके शराब में जो है नींद की गोली मिला करके उसको नींद में उसको सुला दिया और रात को 11:30 के लगभग इन्होंने अटैम्प्ट किया उसको मारने का, तो उसमें वो जग गया था। फिर रात को 12:30-1 के बीच जब वो गहरी नींद में सो गया, उन्होंने प्लास्टिक की रस्सी से उसका जो है गला घोंट करके उसको मारा और उसके बाद कुछ पैसे भी थे, हैं, उसकी बरामदगी हो गई ना? हाँ, उसकी बरामदगी हो गई है और उसमें एक मोबाइल फ़ोन है मृतक का, वो भी बरामद हो गया है। इस घटना में प्रयुक्त 2 अन्य मोबाइल फ़ोन वो भी बरामद हो गया है। इसमें एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद हो गया है।
और इसमें जो महत्वपूर्ण जो जिस रस्सी से उसका मर्डर हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। और पूरी टीम को सहसपुर की टीम को, जिसमें कि एसपी देहात का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसके नेतृत्व में एसओ देहात और एसओ सहसपुर, हमारे सीओ विकास नगर और एसपी देहात, एसपी हमारे क्राइम, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से ये बहुत जल्दी मतलब 12 घंटे के अंदर इस मामले का हमने पर्दाफाश कर लिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो मृतक है बेसिकली अवैध संबंधों के चलते ही उसका तलाक हुआ था अपने पत्नी से, और उसका लड़का एक शानू है, वो साथ में रह रहा था और वो बड़ा सब पूरा परिवार परेशान था। अलग अलग महिलाओं से संबंध होना और अनाप शनाप पैसा खर्च करना, इससे पूरा उनका परिवार व्यथित था। तो उसी को मतलब निजात पाने के लिए उन्होंने ठिकाना लगाने का प्रयास किया और उसका मर्डर किया। एनसीपीटी सिंगरौली CASR के तहत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ी श्री चंदन कुमार का सम्मान एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर द्वारा CSR योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ी श्री चंदन का सम्मान किया गया। श्री बसुराज गोस्वामी मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौली एवं श्रीमती जयिता गोस्वामी अध्यक्षता वनिता समाज द्वारा श्री चंदन कुमार को उपहार स्वरूप क्रिकेट किट भेंट किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यह गर्व का विषय है कि दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप के चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी श्री चंदन कुमार चिल्का डांड ग्राम निवासी हैं और वर्ष 2018 में इंडिया एवं इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में प्रतिभागिता कर श्री चंदन कुमार ने भारत को शानदार जीत दिलाई थी। दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं और किस तरीके से आरंभ हुआ, क्या कुछ था, किस तरीके से आपने ये खेल पसंद किया? सर सबसे पहले हमने 2017 से नेशनल उत्तर प्रदेश के लिए खेलना शुरू किया। उस समय सर हमारे पास आने जाने का भी किराया नहीं होता था, किसी तरह से बहुत मुश्किल करते थे। तो सर आते जाते हम लोग नेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद हमारा 2018 में T20 सीरीज हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सर मैं इंडिया में खेलने के बाद भी मुझे सरकार से कोई सहायता नहीं मिली और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, इसके कारण से मुझे खेलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसके बाद हमारे एक पीवीडी मोड़ पे हमारे मुझे का दुकान है, हमारे पिताजी ज़्यादा लोगों का परिवार से मुझे दुकान से चलाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है मुझे खेलने में। जिससे मैं रनित भैया को बताया तो रनित भैया हमारे BDC कराते हैं, उन्होंने सहायता किया, एक क्रिकेट की बैग की व्यवस्था की हमारे लिए और उस समय खेलते मैं अच्छा करते गया। नेशनल में 2022 में एक ट्रायंगुलर सीरीज हुआ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, उसमें मैंने प्रतिभाग किया, दुबई में हुआ श्रृंखला। और उसके बाद अभी लगातार खेल रहा हूँ और जनवरी में हमारा नेशनल होने वाला है, उसमें 28 राज्यों की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और उसमें उत्तर प्रदेश भी करेगी। उसमें मैं उप कप्तान हूँ और उसमें बहुत अच्छा करेंगे और उत्तर प्रदेश को जीत के आज एनटीपीसी द्वारा आपको जो है पूरा क्रिकेट किट दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि एनटीपीसी सभी क्षेत्र में सहयोग कर रही है, स्पोर्ट्स में चाहे स्टडी में चाहे वो शिक्षता में हो, हर जगह एनटीपीसी दिखा रही है कौशल। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी एनटीपीसी के अधिकारियों का और सभी मीडिया प्रभारी जो आए हुए हैं हमारा सपोर्ट किए, हमारे भैया BDC जो करते हैं हर वक्त। ठीक है, हो गया।